नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे अवैध धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर हरिद्वार कांग्रेस के विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह के उनके कार्यालय पर मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के हरिद्वार जिले के 5 विधायकों ने प्रशासन के चलाए जा रहे अभियान का विरोध किया। करीब 15 मिनट चली बैठक के बाद ही 5 विधायक नाराज होकर बाहर आए और डीएम एसएसपी पर आरोप लगाने लगे। हमें चीजें समझनी पड़ेंगी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, एनक्रोचमेंट कहाँ है, रोड कहाँ है। अभी 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था कि पूरे शहर का करोड़ों रुपए का नुकसान करा गया था और आज तक वो रोड चौड़ीकरण कभी नहीं हुआ। यही बात हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिन डीएम साहब को बताई थी कि डीएम साहब, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है उसको लोगों की भावना का सम्मान रखिए। वह मुस्लिम की भावना नहीं है। ये हिंदू विधायक बोल रहा है आज यहाँ पे खड़ा होकर। ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, ये हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। हम वहां खड़े थे, हमने बैठक में डीएम साहब ने पूरा एक्सेप्ट किया। मुझे तो लगता है डीएम साहब बेचारे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो ऊपर का आदेश मान रहे हैं। ये भाजपा सरकार की सोची समझी राजनीति है। 2024 में उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, उसी की मार्फत ये जो है ये सब समाधि और मंदिरों को कई जगह प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है। उसको लेकर हम विधायकगण जो हैं डीएम महोदय और सभी आला अधिकारियों से यहाँ मिलने आए थे और हमने यही बोला कि पौराणिकता देखिए, कितने वर्षों पुराने, कई सदियों पुराने हैं। तो ये चीज़ें, इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने आए थे ताकि केओस ना हो। हमारा राज्य उत्तराखंड एक पीसफुल राज्य है। हम लोग शांतिपूर्वक अपना कामकाज करना वो करते हैं। देखिए 5 विधायकों का डेलीगेशन मिलने आया था, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे। कई बार कई चीज़ें होती है जिसमें अग्रीमेंट जो होता है वो नहीं हो पाता, तो उसमें थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन यही है कि हमने साफ और डीएम हरिद्वार ने ये कहा है कि आगे इस तरीके की कार्यवाही जो है इस तरीके का नहीं करेंगे। हाँ। बात ये कि जब हमें टाइम दिया गया था कि हम मंगल तक के इस तरह का कोई या इस तरह के कोई नहीं करने के, तो हमने ये पूछा कि डीएम साहब जब आपने टाइम दिया था तो उसके इंतजार करते। तो उसमें डीएम साहब ने कहा हाँ मैंने जो तोड़वा दी और जो करना करो। मान इस तरह की एक विधायक को धोने देना वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। चूँकि ये प्रकरण हाईकोर्ट पे गया था, लेकिन बाद में ये जानकारी आई कि ये इसको डिफेक्ट में पड़ गई थी रिट, ये बड़ी लंबे समय की संभावना हो गई थी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का सविता कुमार का बड़ा स्पष्ट आदेश है, उसकी कॉपी मैं आप लोग को दे दूंगा। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि यदि सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसमें आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है। इनको बाकायदा 1 सप्ताह का समय दिया गया और इनके कम से कम 4-5 डेलीगेशन अलग अलग आ गए। किसी डेलीगेशन का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था। एक डेलीगेशन सहमत भी था कि हाँ उसको हटा दिया जाए सम्मानपूर्वक। लेकिन बाद में जब ये परिस्थितियां बनने लगी कि इस माहौल को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो प्रशासन को तात्कालिक रूप से उसमें निर्णय लेना। टाइम लिया गया था। उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए आए मुद्दे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, चूँकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। अब बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आए, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जो इनपुट आ रहे थे, बीच में मुद्दा आया था, इस मुद्दे के लिए लगातार वार्ता चल रही थी। लेकिन इस मुद्दे के बाद ही कहीं ऐसे इनपुट आए कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरहदी जनपदों से काफ़ी लोग के आने की संभावना, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की संभावना, देहरादून से भी कुछ लोग के आने की संभावना। इस इनपुट को देखते हुए एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ही कार्रवाई की गई। कोई एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, सभी जगह कार्रवाई चल रही जहां भी अवैध अतिक्रमण, और आगे भी इस तरह से जारी रहेगी। अवैध मज़दारों पर हो रहे प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराज विधायक रवि बहादुर से जब इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की
तो वो सवालों से नाराज उठे। फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। एक मजार से बस दिक्कत हिंदू है आपको मुस्लिम या हिंदू फिर मुस्लिम जो करनी है। मजारें हटाई जा रही हैं अवैध मजारें उससे दिक्कत है? अवैध मजारे हटाओ, हमें क्या दिक्कत है, हाँ पर जो दर्ज है जो 400 साल पुरानी है उसको तो ना हटाओ भाई। हाँ। आप उसमें खुद- तो आप लोगों की भावनाओं की नहीं, कदर करो। जो अवैध जो निर्माण हिंदू उसमें किए विरोध हुए कर रहा है। मजारे हैं उस पर अगर सरकार एक्शन लेती है तो आप उसके साथ हैं कि नहीं? अवैध मजारों के साथ हम नहीं हैं, कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। हाँ मजारों में क्या, वो तो मंदिर भी हो, चाहे फिर वो हमारा किसी का घर भी हो, एनक्रोचमेंट तो एनक्रोचमेंट है, बट वो 400 साल पुरानी है भाई। नहीं, 400 साल पुरानी है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण भी जायज है? अरे भाई वो तो जमीन भी उन्हीं की थी, फिर उन लोगों की थी जो उन्होंने दान में दी। चावला जी पूरी स्टडी करो ना पहले डिबेट नहीं, में। मैं स्टडी करना तभी तो आपसे पूछ रहा हूं सर। आप ज्यादा ज्ञानी है, मैं तभी आपसे ज्ञान ले रहा हूं सर। तो मैं ज्ञान देता रहा हूँ। तो ज्ञान दीजिए ना, आप मेरे सवाल पर जवाब दीजिए ना। जो मैं एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट। रवि बहादुर जी, ये पीड़ा तब क्यों नहीं होती है जब अवैध निर्माण के रूप में आश्रम गिराए जाते, तब क्यों नहीं आते सामने? कौन से आश्रम गिरा दिया? आश्रम नहीं गिराए गए, आप ये कह रहे हो ना। कौन से? दिक्कत मजार से है ना आपको, तो सीधा बोलिए ना मजार का मामला है। स्टडी करने के ऊपर दिक्कत क्या है? ये निर्माण कैसे बन गए आपके फिर? ये रवि बहादुर जी, ये अपना ज्ञान अपने पास रखिए विधायक जी। अगर तिलक चावला के बारे में नहीं जानते तो ज्ञान लीजिए अपने हरीश रावत जी से, और यहां बैठ के ज्ञान मत झाड़िए। अरे ये तो ट्रेनी विधायक है, ने क्या पता। जितने विधायकी आपकी है उससे ज्यादा अनुभव लेकर बैठा हूं मैं पत्रकारिता का, मुझे मालूम है क्या करते हैं आप लोग वहां पर। तो उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महंत रविंद्र पुरी ने देवभूमि में सरकारी भूमियों पर बनी अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई जनहित में है। महंत रविंद्र पुरी महाराज ने सीएम धामी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही सार्वजनिक स्थानों पर बन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में जहाँ भी आप जाएंगे आपको जगह जगह मज़ार मिलेगी, चाहे वो वन भूमि हो, सिंचाई विभाग की भूमि हो, कोई भी भूमि हो, आपको वहाँ मज़ार मिलेगी। तो कल जो आरी नगर चौक है, इसके बगल में जो रोड है, रोड के बगल में जो फुटपाथ रोड है, फुटपाथ रोड के बीचों बीच में एक मज़ार बनाई गई थी, जो आज नहीं कहीं सालों से बनाई गई थी। अब बताइए वहाँ पे उसका मज़ार का क्या काम है? उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। अगर वो मज़ार नहीं टूटती है, वहाँ आने जाने में दिक्कत आ रही है, जो भी यात्री वहाँ से निकलता बीच में मज़ार है, उस मज़ार को तोड़ा गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, और उत्तराखंड में जहाँ जहाँ मज़ारें बनाई गई है उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कोटद्वार वन विभाग की भूमि पर बनी अवैध रूप से मजार को एसडीएम प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात करके ध्वस्त कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश है कि जहां भी अवैध रूप से किसी भी तरह का धार्मिक स्थल बना हुआ है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। काफी लंबे समय से स्थानीय लोग भी वन विभाग की भूमि पर हो रही गतिविधियों के बारे में प्रशासन को अवगत करा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे कोई ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। वन विभाग के द्वारा पहले जो भी इसके बासिंदे हैं जो पूजा करने आते हैं सभी को पहले नोटिस भी दिए गए थे, इसका वहाँ पर चस्पा भी किए गए थे नोटिस भी, लेकिन कहीं से किसी के द्वारा इस पर कोई विरोध भी नहीं किया गया, ना ही कोई दावा प्रस्तुत किया गया था। जब कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था तो उसके अनुसार फिर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसको हटा दिया गया है। यदि कोई अन्य भी कोई अवैध अतिक्रमण होगा तो उनके खिलाफ भी ऐसे ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी की कार्रवाई लगातार जारी है। रानीखेत के लिस्ट्राबाद घमंडपुर रोड स्थित मजार पर आज प्रशासन का बुलडोजर चलाकर सिंचाई विभाग की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। आपको बता दें, ऋषिकेश तहसीलदार, वन विभाग, बड़कोट, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन टीम ने अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, अवैध मज़ार पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और मज़ार पर आप देख सकते हैं लैंड जिहाद के खिलाफ धाकड़ हैं धामी, कब्जा मुक्त कराई सिंचाई विभाग की जमीन को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डोईवाला से किस प्रकार से अवैध निर्माण पर
बुलडोजर चलता हुआ। नगर विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच सरेराह हुई मारपीट के मामले में दर्ज मुकदमे में कैबिनेट मंत्री के साथ उनके गनर और एक हेड कांस्टेबल का भी नामजद किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें याद है ना आपको? मंगलवार 2 मार्च 2023 को ऋषिकेश की सड़कों पर राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का गुस्सा जब 7वें आसमान पर पहुंचा था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता हैरान रह गई थी कि कैसे मंत्री जी और उनका गनर सरेराह एक युवक को पीटते हैं। इस मामले में जनता के दबाव के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से मामले में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके गनर और एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद प्रदेश संगठन और सरकार दोनों पर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के युवक के साथ पिटाई वाले मामले पर अब पुलिस ने उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया है और आने वाले दिनों में इसमें और कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन मामले में चुप्पी साधे हुए नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस ने जनता के दबाव में केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन सत्ता में बने रहने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मगर बीजेपी संगठन के मुखिया का दावा है कि जांच के बाद जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। देखिए, ये सिर्फ एक लीपापोती है। जन दबाव, विपक्ष का दबाव, मीडिया का दबाव कह लीजिए या कुछ और, नामजद तो आपने कर लिया, लेकिन कार्यवाही कितनी होगी अभी वो भविष्य के गर्भ में है। प्रदेश के मुखिया पूरे प्रकरण पर, जिसने उत्तराखंड को शर्मसार किया, जो राष्ट्रीय पटल पर मुद्दा छाया रहा, उस पर प्रदेश के मुखिया की चुप्पी बरकरार है। वो पता नहीं अपना मुंह कब खोलेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन का जो रवैया हम देखते आ रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल का कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्टाचार में, किसी भी कुकर्म में, कुकृत्य में यदि संलिप्त पाया जा रहा है तो उसको ढकने का, छुपाने का और लीपापोती करने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से चल रहा है। तो ऐसे में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई ये सरकार कम से कम करेगी। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा निर्माण ना हो, हम लोग तो प्रयास करते हैं। नहीं तो कांग्रेस एक और चीज कह रही कि वो आरएसएस का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था। वो तो हमारे कार्यकर्ता की चिंता कांग्रेस कब से करने लगी? चिंता हम करेंगे। ठीक है, परिवार के अंदर कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है, इसमें कार्यकर्ता की नाराजगी भी होती है, बातचीत भी होती है। कई बार जो नई घटना से वो भी घटित होता है, आंतरिक मामला है ना। हमारे आंतरिक मामले में इतना टेंशन कांग्रेस को लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आंतरिक मामले सुधारें। वो तो जहाँ रोज कपड़े फट रहे हो, रोज गाली गलौज हो रहा हो, केंद्रीय पदाधिकारी तक गाली देने की स्थिति निर्माण हो जाती है कांग्रेस के साथ, उसकी चिंता करें, भाजपा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने दबंगई की या फिर उन पर हमला हुआ, इस मामले में भले ही अभी तक कार्रवाई नहीं हुई हो, लेकिन इस मामले में सरकार और संगठन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी सरकार और संगठन की टेंशन को बढ़ा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और संगठन की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी का प्रदेश संगठन किस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी संगठन क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। कैमरामैन नसला साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार के बनाए गए कई कानून गुजरात, यूपी समेत कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। इन कानूनों को अपना रहे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत कई कानून बाकी राज्य अपना रहे हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।
देखिए, उत्तराखंड के अंदर चूँकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम काम करेंगे, उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे, उन सभी पर निर्णय लेने का। बीते मार्च महीने में रामनगर में G20 की बैठक को देश भर में सराहना मिली। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो रामनगर की इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सराहना मिल चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री के सलाहकार अजय सूद ने मुख्यमंत्री से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जितनी भी G20 की बैठकें हुई उन सभी बैठक में रामनगर की बैठक सबसे अच्छी रही है और ऐसे में आने वाली बैठकों के लिए भी राज्य सरकार की ओर बेहतर तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही 2 अन्य बैठकों के लिए ऋषिकेश में सरकार और प्रशासन तैयारी कर रहा है। मंत्री जी के कार्यालय के जो प्रधान सलाहकार है अजय सूद जी, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो उत्तराखंड की जो बैठक है आपकी, ये उत्तराखंड की बैठक हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बैठकों में से एक बैठक वहां पर हुई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2 बैठकें अभी हमारी यहाँ ऋषिकेश में नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाली हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या। प्रदेश कांग्रेस ने कर्नाटक के चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ कोतवाली देहरादून में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि राठौर ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार को खत्म करने की चेतावनी दी है, धमकी दी है। उनके खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने देहरादून की कोतवाली में FIR दर्ज की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने एक दलित का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता का अपमान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस जल्दी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी, जिसके लिए पार्टी के भीतर अध्ययन चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। देहरादून के जो पूरे उत्तराखंड के जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव से डर के सरकार चुनाव को आगे लेके जाना चाहती है। अभी समाचार माध्यमों के, समाचार चैनलों के और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि जो चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे और OBC आरक्षण का अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए ये बात लेकर इस चुनाव को ये आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से घबरा गई है। जो कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता है, जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका ये कार्यकाल रहा है काफ़ी निराशाजनक रहा है। जो यहाँ के मेयर हैं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा था जिस समय, उस समय जो उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई थी उससे 10 गुना उसकी संपत्ति बढ़ चुकी है। उसकी भी विकेश जो नेगी थे, उन्होंने RTI के माध्यम से इसका खुलासा किया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन और DM हिमांशु खुराना के निर्देश के क्रम में बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान धाम में संचालित हो रहे होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, किराने की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। 3 दर्जन दुकानों के निरीक्षण में खाद्य कारोबारियों को दुकानों में साफ सफाई रखने, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के विक्रय करने, बिना फूड लाइसेंस खाद्य कारोबार न करने, रेट लिस्ट लगाने, सूखा गीला कूड़ा अलग अलग निस्तारण करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून के सुद्दूवाला में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर से नशे की दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी है। इन दवाओं को बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नशे के करीब 68,000 कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई हैं। आरोपी इन दवाओं को बिना डॉक्टरों के पर्चे के छात्रों और स्थानीय मजदूरों को बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रेड करने पर आपका ट्रामाडोल के 56,448 कैप्सूल बरामद हुए हैं और अल्ट्रा जोलाम के 11,400 टैबलेट जो है बरामद हुई हैं। और इनको जो भी दवाइयाँ पटरी दवाइयाँ लेते थे, ये आपका एक इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति है रेस कोर्स में, वो दवाइयों का होलसेलर है, उसके माध्यम से लेते थे। उसको भी हम इसको लिंक करके उसको भी हम करंट करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में जितने लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और 14(1) गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत जो है इसमें प्रॉपर्टी हड़पने की कार्रवाई भी की जाएगी। एशिया महाद्वीप के जाने माने टिहरी डैम के निरीक्षण के लिए सांसदों की टीम केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन पर्वत भाई पटेल के नेतृत्व में नरेंद्रनगर के रेवती रिजॉर्ट पहुंची, जहां पर कुछ देर ठहरकर नाश्ता करने के बाद सांसदों की टीम नई टिहरी को रवाना हो गई। यहां पहुंचकर टीम ने बांध का निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये टीम बांध निर्माण के साथ साथ पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेगी, साथ ही केंद्र की कई योजनाओं को भी जायजा लेगी। इतना ही नहीं, डैम से प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनेगी। आपको बता दें, कमेटी 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेगी और इन सब विषयों पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद संसद में पेश करेगी। सांसदों की टीम पहुंचने पर बांध निर्माण परियोजना से प्रभावित लोगों को उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का जरूर समाधान होगा। तो केंद्र की नई योजनाओं का लेगी जायजा। देखा जा रहा है टिहरी में बांध का किया गया निरीक्षण और आप पहुंचे हैं सांसदों की टीम। साथ ही साथ आपको बता दें, पुनर्वास कार्यों का भी निरीक्षण करेगी, केंद्र की कई योजनाओं का जायजा लेगी। रिजॉर्ट में रुकने के बाद ये लोग टीम निकली है और 3 दिनों तक उत्तराखंड में ये टीम रहेगी। संसद में पेश करेगी समीक्षा रिपोर्ट। प्रभावित लोगों को जो उम्मीदें बंधी हैं, उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर अपना मिजाज बदलने जा रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है। वहीं ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तेज गर्जना के साथ बारिश की होने की बात कही है। मौसम को लेकर विभाग ने प्रशासन को एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले अगले 48 घंटे भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खासतौर पर 4 मार्ग जो यात्रा मार्ग है, 4 धाम वाला जो यात्रा मार्ग है, उस पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के चलते जो हिमस्खलन होता है या जो भूस्खलन की जो घटनाएं होती है वो ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी होगी और जनता को भी और यात्रियों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता होगी, ताकि वो किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकें। आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि सिर्फ 48 घंटे चेतावनी के, उसके बाद मौसम के सामान्य होने की उम्मीद है। कैमरामैन नसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।